हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 13 और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है कुल ये हम लोग देख रहे हैं। स्टैटिक स्टैटिक जीके का एक हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें अभी जो 67 बीपीएससी आने वाला है या सीडीपीओ आने वाला है, या इसके अलावा हम बात करें यूपी पीसीएस के, तो उसमें भी ये बहुत सारे इसमें प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा। अब तक कुल हम लोग 12 गो सेट देख देख चुके हैं। आपको बहुत हमें उम्मीद है आपको बहुत भी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे और रटने की जो प्रवृत्ति है उसको आप वो आपको नहीं करना होगा। चलिए आज देखते हैं। आज पहले प्रीवियस सेट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को देखेंगे। प्रीवियस सेट जो आपको कल के सेट में आपको प्रश्न दिया गया था, जिसमें पूछा गया था आपसे प्रश्न। पहला क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो मानसून जो आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रोध देश नहीं है। तो ये थाईलैंड जो है स्थल रोध देश नहीं है, क्योंकि यह दक्षिण चीन सागर से सटा हुआ है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है। तो जिसे अमाजू कहा जाता है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पुणे समझौता कब हुआ था। 24 सितंबर 1932 को समझौता किया गया था। ये थे कुछ प्रीवियस सेट। देखते हैं आज के सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में हर फसल के लिए जो है संस्थान स्थापित किया जाता है। तो भारत दलहन शोध का जो है वो कानपुर में एक संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा और हम इसमें बात करें जैसे कि चीनी तकनीक संस्थान जो है वो कानपुर, यही कानपुर में भी है। तो कानपुर में दो चीज आप ध्यान रखना होगा। एक हो गया दलहन और दूसरा चीनी शुगर। दोनों का जो शोध संस्थान वो है कानपुर में, कानपुर यूपी में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी। तो 1965 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसके अलावा जो इसके जो महानिदेशक है वो राकेश अस्थाना है। और इसके अलावा और भी हम जैसे कि बात करें तो असम राइफल्स जो 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। आईटीबीपी आईटीबीपी इंडियन तिब्बत इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, बॉर्डर पुलिस होता है। ये 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। असम राइफल 1835 में और एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल की स्थापना जो की गई थी 1963 में की गई थी। सीआरपीएफ 1939 और सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा एनएसजी जो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सॉरी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। परिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र यानी कि वातावरण और जीव समुदल समुदाय के को एक पारस्परिक संबंध के रूप में इन दोनों का एक अध्ययन एक रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले पारिस्थितिकी जो शब्द था वो सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1935 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा भारत का जो परमाणु रिएक्टर है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है वह पहला कौन सा है, तारापुर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एम एच से आप समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र में है ये। यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके अलावा और हम जैसे कि बात करें परमाणु रिएक्टर एक बिजली संयंत्र है, बिजली उत्पादन जिससे किया जाता है। इसके अलावा और हम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो रावत भाटा, यह राजस्थान में है।
आज जैसे राजस्थान, आप ऐसे इस तरह से समझ समझ सकते हैं। इसके अलावा नरोरा, नरोरा कहाँ है? यह यूपी में है। और ककरापारा जो है यह गुजरात में है। इसके अलावा और हम बात करें तो एक कलपक्कम जो है परमाणु रिएक्टर जो होता है वो तमिलनाडु में स्थित है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में आपको पहला परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया, हो सकता है कि किसी और प्रश्न में रावत बाटा के बारे में भी पूछ दिया जाए कि इसके ये जो है रावत बाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ है। तो आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो भारत की जब हम सीमा देखते हैं, भारत की जब हम मैप देखते हैं, तो ये दक्षिण भारत हो गया। और ये जो है ये इस तरह से पूर्वोत्तर भारत की जो कुछ इस तरह से मिलता है। और इधर जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है, इधर से म्यांमार आपका आ जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब जो होता है ये पूर्वोत्तर राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर। लेकिन बात यहाँ पे जो होता है ये त्रिपुरा हो गया, जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है, बल्कि ये त्रिपुरा जो होता है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ होता है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन जो है यह पर्वत किस पर्वत श्रेणी की भाग है? तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का सब भाग है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक भाग है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे एक गॉडविन ऑस्टिन को केटू भी कहा जाता है। ये इसका जो कुल लंबा ऊंचाई है 8611 मीटर है। यह अभी वर्तमान में पीओ के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान आधे पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर ये जो आता है काराकोरम इसके अंदर है। इसे केटू भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो भारत की जब हम इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इस तरह से जब देखते हैं तो ये सिंधु हो जाता है। यह जो है ना आपका भारत का एक मैप हो गया, इसे आप समझ लीजिए। ये सिंधु इधर से गुजरता है, इधर से फिर चिनाब हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, इस तरह सब जाकर के कहाँ ब्यास एथी मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। वहीं जब हम ब्यास की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो होता है वह ब्यास में भारत में ही होता है और भारत में ही यह समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न कर रहा है कि किस नदी का जो प्रवाह है वो किससे भारत में रहता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यास नदी जो है उसका प्रवाह जो है तो सिर्फ भारत में होता है। इसके अलावा इसमें हम और बात करें तो ब्यास नदी जो है यह रोहतांग दर्रा के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड के नाम से निकलती है, ब्यास कुंड जगह से निकलती है। इसके अलावा ये जो है सतलज नदी में मिलती है और हरि के स्थान पर सतलज नदी में यह जाकर के मिल जाती है। और जहाँ पर यह हरि के बैराज का निर्माण करती है। और भारत की सबसे लंबी नहर, सिंचाई नहर जो होता है यह यहीं से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में भी जाती है। तो आप यहाँ पे हम जो बोले कि ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा से होकर के रोहतांग दर्रा के पास से ब्यास कुंड से निकलती है। आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन कि रोहतांग दर्रा जो है वह किसके, रोहतांग दर्रा जो है कहाँ से यहाँ कहाँ क्रॉस करता है, यह रोहतांग दर्रा किसके बीच में है? यह आपको कमेंट में इसका आंसर का जवाब देना है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा जो है यह नर्मदा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में जो समुद्र के तट में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहाँ, उसे बंगाल खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इस नदी को नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं। और ये तवा नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। जब इसके अलावा और जब हम सहायक की बात करते हैं तो कुछ और नदियों को हम देखते हैं, जिसमें से बंजर नदी हो गया। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा शेर हो गया, शेर नाम करके एक नदी भी है, छोटी सी नदी है। एक तवा हो गया। इसके अलावा कुछ और भी नदियां होगी जो इसकी महानदी की सहायक नदी है। जब महानदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होता है वो 1312 किलोमीटर लंबा है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है।
यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो अभी इससे पहले जो पहला जो प्रश्न था वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होगी। तो इस तरह से यदि हम मैप के अनुसार देखें तो ये हो गया दक्षिण भारत। इस तरह से आप जो है ना एक समझ लीजिए कि ये एक मैप होगा। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है, तो मानसून जब भी आएगी तो तब इस एरिया से आएगी। इस तरह से मानसून प्रवेश करेगी भारत में, उत्तर पूर्वी मानसून ये कहलाएगी। तो ये जो है जब ऊपर से के रास्ते से क्रॉस करेगी तो ये बंगाल की अरब सागर में सब ऊपर के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी से क्रॉस करेगी तो यहाँ से नदियों को उठाएगी और ये जाके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा करवाती है। तमिलनाडु में यह सबसे ज्यादा वर्षा करवाती है। इसे लौटती मानसून भी कहा जाता है। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैटूर परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी के ऊपर यह मैटूर परियोजना स्थित है। कावेरी नदी यह 800 किलोमीटर लंबी जो तमिलनाडु में यह चलती है। 800 किलोमीटर इसी पर मैटूर परियोजना स्थित है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और यह पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। अब ये इस तरह से जो है भारत का मैप हो गया, ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया। अब इसी में यहीं पर कर्नाटक होगा और यहीं पर इस क्षेत्र से क्या चीज होगा, ब्रह्मगिरी से पर्वत निकलती है, ब्रह्मगिरी से यह नदी निकलती है और इस ओर से बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये प्रवाहित करती है। बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक और तमिलनाडु में यह नदी बहती है। मेटूर परियोजना कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह नदी बहती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? प्रश्न कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उसका मतलब क्या होता है, हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक कह रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। इसका मतलब यही होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र करने का मतलब ये हुआ कि भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिर्फ किसी एक के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों का योगदान उतना ही रहता है, तब जाकर के यह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है, यानी कि एनएसओ के द्वारा इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ आपको सत्य और संत्य चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन दो है आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है। समझते हैं कैसे। यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला में है आर्थिक समृद्धि और दूसरा में है आर्थिक विकास। पहला में कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि जो है अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक यानी कि जीडीपी के साथ साथ आर्थिक समृद्धि जो है उसको जीडीपी के साथ साथ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ इसकी जो मात्रात्मक गणना है इसको भी देखा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन दो में है कि आर्थिक विकास जो है वो जीडीपी के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन और यह गुणात्मक परिवर्तनों यानी कि व्यक्ति के आय की भी इसमें गणना की जाती है। यानी कि आर्थिक विकास जो होता है वो जीडीपी के आंकड़े को भी देखती है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन यानी कि हर व्यक्ति की आय की भी इसमें गणना की जाती है। तब जाकर इसमें कहा जाता है कि ग्रोथ
आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व सॉरी 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 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है तो यह आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना किया गया था। जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह जारी करता है, यह यूएसए में है। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह ब्लैक रेवोल्यूशन जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित रखता है। पेट्रोलियम उत्पादन से यह संबंधित रखता है कृष्ण क्रांति। इसके अलावा कुछ और भी क्रांतियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एक होता है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो होता है यह तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति यह उर्वरक से संबंधित है, यानी कि फर्टिलाइटी से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर टमाटर से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह दूध उत्पादन से संबंधित रहता है। तो ये जैसे कि श्वेत क्रांति की हम बात करें, श्वेत क्रांति जो हो गया यह इसमें अब ध्यान देने की बात यही है कि आपको जो है ना इस चीज को ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा थोड़ा। हर चीज तो कुछ कुछ चीजें होता है जो याद रखने पड़ जाती हैं। दुग्ध उत्पादन, इसमें समझने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, आप इसको इस आंकड़े को याद रखेंगे। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी जो होता है यह कहाँ पे स्थित है? यह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन में सी दिया हुआ है, नागालैंड दिया हुआ है। अगर मणिपुर भी दिया रहता तो हम एक से अधिक मारते हैं, और अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जूकू घाटी जो है यह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। यह जो है जून और सितंबर के माह में यह जंगली फूलों से पूरी तरह से फूल जोकू घाटी जो है वो ढक जाती है। जून और सितंबर जून और सितंबर में क्या होता है, ये जोकू घाटी जो है यह जंगली फूलों से पूरी तरह से ये ढकी हुई रहती है। तातीपाका तेल प्रयोग परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? यानी कि इसका जो है संरक्षण ऐसे करता है, जब पेट्रोलियम निकल कर आता है तो इसको तातीपाका ये कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में यह तातीपाका तेल परिशोधनशाला स्थित है। इसके अलावा कुछ और हम बात करें तो असम की जब हम बात करें तो यहाँ भी एक है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ ये भी देखिए ये सब जो है ना पेट्रोलियम जब उत्पादन किया जाता है, जब पेट्रोलियम समुद्र से निकाली जाती है तो यहाँ पे इसको जो है ना संरक्षित किया जाता है। यहाँ पे इसको शुद्ध किया जाता है, यानी कि इसकी में से कचरा जो भी होता है उसको रिफाइनरी यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा कुछ और हम बात करें तो नुमालीगढ़ असम में हो गया। जामनगर गुजरात में जामनगर है, जामनगर में है, गुजरात के जामनगर में। इसके अलावा बरौनी बिहार की बात करें तो बरौनी बिहार में बरौनी स्थित है। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न की प्रवृत्ति को आप समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। निर्वाचित सदस्यों की बात पूछ रहा है कि निर्वाचित जो सदस्य होता है उसकी अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो निर्वाचित जो होता है वो 233 सॉरी 233 नहीं होगा, 233 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बी होगा 238, क्योंकि वर्तमान में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है इसे राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 238 है। यह निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है। जब हम इसके अलावा जो होता है इसमें अलावा 238 के साथ साथ इसमें 12 को राज्यसभा में मनोनीत भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो होता है
वो अधिकतम सीटों की संख्या हो जाए, अधिकतम सदस्य की संख्या जो होता है वो 250 हो जाता है। राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटों की संख्या होता है। वर्तमान में बात करें तो 245 है, 245 है। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीता है तो कितने दिनों की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट जो है वह समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे देखिए दो दो बात लिखा हुआ है, एक विधानसभा और एक लोकसभा। जब कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता है तो वो विधायक कहलाता है। जब कोई व्यक्ति लोकसभा का यानी कि संसद लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का होता है तो वह सांसद कहलाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि ये प्रश्न इसका अर्थ यही निकलता है कि एक साथ दो दो या एक साथ एक व्यक्ति एक साथ दो सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, नहीं वह विधानसभा का, चाहे या तो विधानसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है और वो जो है ना सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़े, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर जीत जाता है तो इसे अपनी 14 दिन के अंदर, अगर यह व्यक्ति जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य था और वह लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो जीत गया, तो इसे 14 दिन के अंदर अपनी विधानसभा की सीट जो है वह रिक्त करनी होगी, आगे खाली करनी होगी, तब जाकर वह लोकसभा का सदस्य बन पाएगा। अन्यथा उसे क्या होगा, अन्यथा लोकसभा की सीट जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं प्रश्न के। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा में है, तो ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 555 है, जबकि ये गलत है। अधिकतम संख्या जो होता है वो 550 होती है। अधिकतम जो संख्या होता है वो 550 किया गया है। सॉरी 550 नहीं, 552 इसको किया गया है। इस 552 में से अगर हम देखें तो 533 जो होता है वो राज्य से आता है, और 20 जो होता है वह लोक संघ राज्य से आता है, और इसमें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आता है। और दो जो होता है वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत यानी कि मनोनीत किया जाता है। वर्तमान की जब हम प्रेजेंट की बात करें हैं, प्रेजेंट की बात करें तो 545 जो है अभी अधिकतम सीटों की संख्या है। 545 अधिकतम की सीटों की संख्या है, और 533 जो है 533 533 जो होता है वो निर्वाचित होकर आएगा। 13 इसमें से केंद्र शासित प्रदेश से आया है, और दो जो है वह कहाँ से आया है, लोग एंग्लो इंडियन है। यानी कि कुल मिलाकर अभी वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। सदस्य की संख्या कितनी है, 543 है। इससे पहले हम लोग जो राज्यसभा के बारे में जाने थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि देखिए वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुल मिलाकर 245 सीट है। ये प्रेजेंट की बात है, 245 सीट है। तो 233 जो होता है वह राज्यसभा से 233 जो होगा निर्वाचित करके आएगा, और 233 और 12, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हो जाता है 245 सीट। आने चाहिए थे कितना, आने चाहिए थे 238, लेकिन आए कहाँ से, आए कितने, 233 ही आए। और 12 तो ये तो फिक्स है कि 12 को मनोनीत ही किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि 233 अभी वर्तमान में 233 आया है, 233 आया और 12 को मनोनीत हुआ, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 245 सीट हो गया, जो वर्तमान में अभी सीटों की संख्या है। और अधिकतम सीटों की संख्या जब बात करेंगे तो यह 250 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक भी हो गया है थोड़ा सा,
कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है, प्रश्न में पूछ रहा है। सॉरी, सही है, शामिल होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यवादी। ये 4 लोग जो होते हैं, यह कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस तरह से सही होगा। 1, 2, 3 और 4 सही होगा, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, यह यह कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, यह कार्यपालिका में शामिल नहीं होते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, वह भारत की वित्तीय प्रबंधन की यह जांच करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है। संसद की एक जो प्रक्रिया, यानी कि विधायी है, न्यायिक है, कार्यकारी है या अर्ध न्यायिक है, तो महाभियोग जो है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या दुर्व्यवहार करता है, तो उसके साथ क्या हो, तो उनके ऊपर महाभियोग यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है? यानी कि संसद का सदस्य नहीं होगा, ना ही संसद में बैठेगा, फिर भी वो संसद का एक भाग होता है। तो अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग हैं। अनुच्छेद संसद 79 में संसद है, इसके 3 अंग है। पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया लोकसभा। यानी कि संसद के 3 स्तंभ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक जो है वह बिल पास नहीं होगा। इसके अलावा लोकसभा का विघटन करना हो या सत्रावसान करना हो, तो राष्ट्रपति की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो इसमें इस तरह से कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है वह किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, ना ही वो कभी जाते हैं संसद में और न ही उसमें बैठते हैं। लेकिन फिर भी यह संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, क्योंकि फिर भी यह जो है बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर पे कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। या लोकसभा का विघटन करना हो तो इनको कहा जाता है, लोग यही करते हैं, या लोकसभा का सत्रावसान करना हो तो यही इनके द्वारा ही बुलाया जाता है। ऑप्शन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास, यानी कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठन किया गया था। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम महासचिव कौन थे? तो महासचिव जो थे वह मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के जो महासचिव थे वह मोतीलाल नेहरू थे, और अध्यक्ष की बात करें तो सी आर चितरंजन दास अध्यक्ष। अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास थे। किसके अध्यक्ष थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्थापना हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जब बंगाल विभाजन हुई थी, यानी कि 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो है वह बंगाल विभाजन या प्रभावी या इसकी जो है स्थापना किया गया थी, रखा गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 19 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1906 को यह प्रभावी 1906 से यह प्रभावी हो चुका था। तो इसके तो प्रश्न में कह रहा है क्या चीज कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड जो थे वायसराय, वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन किया गया था। इसके अलावा इसे बंग भंग, इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस तरह से आप जो है ना ध्यान रखेंगे तो आप जो है ना, आपको 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है ना याद हो जाएगा प्रश्न। इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज देखते हैं आज के प्रश्न को, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा।
पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चौथा है कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर ये 4 था। तो इस तरह इसका उत्तर आपको कमेंट में जो है बताइएगा। मैं उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ज़्यादा इसमें जो है लोड लेने वाली बात नहीं है, 1 से 2 बार आप देखिए वीडियो को, आप जो है ना कॉन्संट्रेट होकर देखिए, आप जो है आपको ज़रूर याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, टेलीग्राम में है, ताकि और भी लोगों को इससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।